हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजुअल हेल्थ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जिसको हम आम टीबी भी बोलते हैं। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पल्मोनरी टीबी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे पल्मोनरी टीबी क्या होता है, इसके होने का क्या कारण होता है, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका इलाज क्या होता है और लास्ट में हम इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान ले इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। It is a chronic infection disease caused by Mycobacterium tuberculosis and characterized by the formation of tuberculous rounded nodules, watery growth or granules in lungs। तो यह जो ट्यूबरकुलोसिस होता है यह एक गंभीर बीमारी होती है और यह क्रोनिक डिजीज होती है, यानी कि पुरानी बीमारी होती है। और इसके होने का जो कारण होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यह दोस्तों राउंड नोड्यूल्स और वाटरी आउटग्रोथ्स होते हैं। आगे देख लेते हैं। ग्रेन्यूमोल्स मीन्स लोकलाइज कलेक्शन ऑफ सेल यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन प्रोसेस। तो ग्रेन्यूमुल्स जो होते हैं वह लोकलाइज होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो वहां पे क्या होते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेल्स हो जाते हैं, जो क्या करते हैं कि वो इन्फेक्शन कराते हैं। इट मे बी ट्रांसमिटेड टू अदर बॉडी पार्ट्स सच एज मेनिंजिस, बोन्स, किडनी एंड लिम्फ नोड्स। यह क्या होता है दोस्तों, यह ट्रांसमिट होता है, यानी कि यह फैलने वाली बीमारी होती है। यह बीमारी फैलती है बॉडी के अलग अलग पार्ट में, जैसे कि मेनिंजिस जो कि हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं, उसमें हो सकती है। बोन्स जिसको हम बोन टीबी कहते हैं, किडनी में हो सकती है और लिम्फ नोड्स में हो सकती है। तो इन सभी जगहों पे ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। इसलिए दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। यह कैसी बीमारी होती है, क्या गंभीर बीमारी होती है। चलिए आगे हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसके होने का जो कारण होता है उसके बारे में हम बात करें तो इसके जो होने का कारण होता है वो पहले होता है बैक्टीरिया, यानी कि यह जो जिस बैक्टीरिया का कारण होता है उसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यह क्या होता है दोस्तों, यह एयर ड्रॉपलेट होता है, यानी कि यह हवा में उड़ने वाली होती है। यह फैलती है दोस्तों कैसे, जैसे कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो तो उसके आसपास अगर वो आपके सामने खांस रहा हो, छींक रहा हो, तो यह बैक्टीरिया उड़ के आपके अंदर जाके वहां यह ग्रोथ करता है। बाय एक्सपोजर विथ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड टू प्रोलॉन्ग एंड क्लोज फ्रीक्वेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है, वही चीज यहाँ पे है। यह जो इसका इन्फेक्शन एक्सपोज होता है, वो अगर कोई लंबे समय से खांस रहा है, छींक रहा है, उसको ट्यूबरकुलोसिस और उसके साथ आप लॉन्ग समय तक रहते हो तो यह हो सकता है। इसका दोस्तों रिस्क फैक्टर क्या होता है उसके बारे में जान लें, कौन से व्यक्ति में हो सकता है। तो इसका रिस्क फैक्टर जो है माल न्यूट्रिशन, यानी कि पेशेंट के बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना, या किसी व्यक्ति की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है उसके वजह से हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव एल्कोहल एडिक्शन, बहुत ज्यादा एल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें हो सकता है। चाइल्ड एंड इन्फेंट्स अंडर 5 ईयर ऑफ एज, तो इन्फेंट्स और चिल्ड्रेन जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइंट्स जो होते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि किसी बीमारी के कारण उनको इम्यूनोसप्रेसेंट वाली दवाइयां दी जाती हैं जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, वो व्यक्ति में यह बीमारी होने खतरा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस बैक्टीरिया को मारने के लिए उतने सक्षम नहीं होती है, इस वजह से उनको यह बीमारी हो जाता है। इसके अलावा एचआईवी इन्फेक्शन वाले पेशेंट को हो जाता है एंड पुअर हेल्थ और स्मोकिंग वाले पेशेंट में यह होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इस पार्ट में मैंने बताया कि इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है और होने का कारण क्या होता है। आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं इसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। इन पल्मोनरी टीबी पेशेंट इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज, यानी कि अर्ली स्टेज में इसका सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, यानी कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ हो तो तुरंत आपको सिम्टम्स उसके देखने नहीं शो होते हैं, इस वजह से या बहुत दिनों बाद शो होते हैं, जिसके वजह से इसको हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। इन लेटरल स्टेज सम सिम्टम्स आर फाइंड आउट डिजायर, तो लेटरल स्टेज में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं जो कि मैं आपको यहाँ आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें जो लक्षण देखने को मिलेंगे, पेशेंट को फटीग यानी कि थकान रहेगा, एनोरेक्सिया पेशेंट में ब्लड की कमी होना, लो ग्रेड फीवर आ सकता है, या कभी कभी फीवर हाई ग्रेड भी आता है जो कि 1-1 महीने तक रहता है और किसी भी दवा से रिस्पॉन्स नहीं करता है।
तो ऐसे पेशेंट में यह देखने को मिलता है, ये लक्षण देखने को मिलता है। मैलेस, बहुत ज्यादा थकान सा महसूस होना। वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है दोस्तों, ये इसका मेन सिम्टम देख सकते हैं कि पेशेंट को हाई फीवर रहेगा, उसका अचानक वेट लॉस होने लगेगा, उसको थकान थकान सा रहना रहेगा। और उसको क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इन वोमेन, जो वोमेन होती हैं उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो भी इरेगुलर हो जाता है। इसके अलावा कफ यानी कि खांसी, जो कि यह इसका मेन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को खांसी चलना, जो तो पेशेंट जब खांसता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी खांसता है, और उसमें से जो स्पूटम निकलते हैं वो म्यूकोप्रूलेंट होते हैं, या उसमें कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं जो कि पल्मोनरी टीबी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें पेशेंट का चेस्ट पेन होना, डल इन टाइट, और उसको टाइटनेस सा फील होना, हीमोपटाइसिस होना यानी कि उसके बलगम के साथ में खून देखने को मिलता है, जो कि मैंने पीछे बताया। इन एक्यूट फेज टेबल में क्या होता है, एक्यूट फेज में हाई ग्रेड फीवर आना, चिल्स रहना, प्लूराइटिक पेन होने लगता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ कफ, और बहुत ही ज्यादा पेशेंट को कफ बनने लगता है। तो ये भी इसके कुछ लक्षण होते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं यह टीबी के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको जो मेन लक्षण देखने को मिलेगा वह 1 महीने तक लगातार पेशेंट को फीवर आता है, उसका कफ होता है, और किसी भी चीज से उसको आराम नहीं मिलता है। पेशेंट को रात में पसीना आने लगता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में भी जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनको रात में पसीने आने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा खांसी चलना, प्लूराइटिक पेन, चेस्ट में पेन हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकता है। तो ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो ट्यूबरकुलोसिस के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि उसके साथ में क्या क्या हो सकता है, तो उसमें प्लूरल इन्फ्यूजन टीबी हो सकता है। यानी कि प्लूरल इन्फ्यूजन दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो हमारा लंग्स होता है उसके प्लूरा में क्या होता है कि फ्लूइड बढ़ जाता है। वो फ्लूइड जो होता है वो उसमें ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया मिल सकते हैं, जिसको हम प्लूरल इन्फ्यूजन टीबी कहते हैं, और निमोनिया भी हो सकता है। तो ये ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे डायग्नोस्टिक के बारे में, हमें कैसे डायग्नोस करना है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। सबसे पहले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उसका वेट लॉस देख सकते हैं, जो पेशेंट आपको बताएगा कि हाँ हमको इतना इतना वेट लॉस होते गया है, बहुत ही पतला दिखेगा। तो आपको पूरा A to Z फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। इसके अलावा पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करनी है, पेशेंट के बारे में हर एक चीज़ आपको हिस्ट्री लेनी है। इसके बाद आपको चेस्ट एक्सरे कराना है, जिसमें क्या प्रेजेंस ऑफ नोड्यूलर पैचेस, तो चेस्ट एक्सरे में नोड्यूलर पैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट का स्पूटम टेस्ट कराना है, जिसमें प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलस होता है, जिसको हम AFB कहते हैं। तो AFB टेस्ट कराया जाता है, जिसमें इसका पता चल जाता है। इसके अलावा लंग्स का आप CT स्कैन भी करा सकते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट, जो कि ट्यूबरकुलोइन इंजेक्ट इंट्राडर्मली जो इंजेक्ट करके देखते हैं, उसको टेस्ट कराया जाता है। और ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिसमें WBC ESR और आपका CRP बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये कुछ डायग्नोसिस होते हैं जो कि डायग्नोस करके डॉक्टर द्वारा फाइंड किया जाता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेडिकल से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि दवाओं के बारे में, बीमारियों के बारे में, डिजीज ट्रीटमेंट, ये सब आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, यहाँ बताए गए दवा का प्रयोग खुद से नहीं करें, क्योंकि दवाओं के साइड इफेक्ट्स आपके लिए घातक हो सकते हैं, और बिना डायग्नोस किए इस बीमारी को ट्रीटमेंट करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए आपको डॉक्टर यानी कि पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना है, या किसी अच्छे फिजिशियन से मिलना है, जिससे आप जाके उससे इलाज करा सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोरियल आर यूज्ड। These are drug are divided into two categories, प्राइमरी एजेंट एंड सेकेंडरी एजेंट। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के एंटीबायोटिक चलते हैं, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो इसमें प्राइमरी एजेंट होते हैं, जो कि आपका मेन जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ चलती है, उसमें आइसोनियाजाइड चलता है, जो कि 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से आपको ओरल या IM दे सकते हैं। इसके अलावा रिफैम्पिसिन चलता है, जिसका जो डोज होता है 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से होता है। साथ में इथाम्ब्यूटोल होता है,
जो कि 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आपको पर ओरल देना है। इसके साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे IM देना है। इसके अलावा पायराजियामाइड 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे आपको पर ओरल देना है। तो ये जो आपको ATT होता है, जिसको हम A60 में ATT बोलते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन की जो दवा होती है इसको आपको 3 से लेके 6 महीने तक इस दवा को चलाना होता है, या इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है। इतना आप चलाते हैं तो आपकी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा सेकेंडरी एजेंट इसमें जो दिया जाता है दोस्तों, वो होता है कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि कैप्रोमाइसिन हो गया, कानामाइसिन हो गया, PAS से जिसको हम पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, साइक्लोसेरिन हो गया। तो ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।